A very good evening to all. Welcome to Unacademy NEET platform. कैसे हैं सब बच्चे? बच्चे, today was a very special day. Why? Because in the history it has happened for the first time that any educative channel, it was live. It is live since midnight. आप रात के 12 बजे से हमें देख रहे हैं. 12 बजे से सुबह 7 बजे तक आपने अनूप वशिष्ठ सर का एक अमेजिंग केमिस्ट्री का लेक्चर देखा है. And since 7 o'clock in the morning we had been live. So it's a big day for us, and it's all because of your support, because of our effort, and we all are creating a kind of history over here. So आज बच्चे हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अगले टॉपिक के बारे में. हमने कल इम्यूनिटी स्टार्ट किया था. इम्यूनिटी में फर्स्ट टाइप की इम्यूनिटी कर ली थी, दैट इज इनेट इम्यूनिटी, द इनबॉर्न इम्यूनिटी. आज हम सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अडैप्टिव इम्यूनिटी. मेरा नाम है बच्चे सी पाहुजा. जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कर दूं. आई एम अ zoology एक्सपर्ट, जिसमें मॉर्निंग में वी मीट यूजुअली फॉर आवर मेंटी सेशंस 10:15 पर, एंड इन द इवनिंग 5 o'clock सेशन हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th के कुछ थ्योरी टॉपिक्स के बारे में. अब आप सबके मोबाइल में यू ऑल हैव गॉट टेलीग्राम ऐप. टेलीग्राम में जाइए, एंटर दिस लिंक, दैट इज tinyurl.com/unacademychat. जैसे ही आप इस लिंक को डालेंगे, इट विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू आवर ऑफिशियल अनअकैडमी नीट चैनल. उस चैनल में जाने के बाद बच्चे ज्वाइन कर लेना. ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारे सेशंस की सारी नोटिफिकेशंस वहां पर मिलती रहेंगी, और इतने अमेजिंग अमेजिंग सेशन जो हमारे चल रहे हैं, कल रात से चल रहे हैं, all the sessions will be available to you right on time. अब बच्चे, you can attend our all previous videos, previous PDFs as well. सेल्फ स्टडी करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता. कैसे करेंगे? by going on this link, that is tinyurl.com/neetmobile. अब बात कर लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की. क्या खास बात है इसकी? इसमें लाइव क्लासेस होती हैं विद योर एजुकेटर. आप अपने फेवरेट टीचर से बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो. क्लास के दौरान जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, दैट इज डन वाया पोल्स. और वो जो लाइव पोल के बाद एक लीडर बोर्ड जनरेट होता है, जिससे आपको अपनी क्लास में परफॉर्मेंस का पता चलता है. कि मान लीजिए अगर क्लास में 100 200 1000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप उस क्लास में 2000 स्टूडेंट, 5000 स्टूडेंट की क्लास में कहाँ स्टैंड करते हो. प्लस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज चलती है, जो इंडिया के टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स देते हैं. तो वहां पर भी आपको अपनी तैयारी का अंदाजा होता है, प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है. एनालिसिस भी आता है हर पेपर के बाद, जो आपको बताता है कि आपने किस सब्जेक्ट में ज्यादा मिस्टेक करी, विच टॉपिक इज योर वीक टॉपिक, आप यूजुअली किस एरिया में यूजुअली मिस्टेक करते हैं. एग्जाम्पल, थ्योरेटिकल पोर्शन वीक है या फिर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है. Then there are separate doubt clearing sessions dedicated for only these doubts. क्या करना होता है? आपको अपने डाउट की फोटो खींचनी है. You have to upload it during the class, और आपका जो डाउट है वो क्लास के दौरान ही it will get solved by the educator. So आप भी सीखेंगे क्लास में, और आपके डाउट से पूरी की पूरी क्लास को भी फायदा होने वाला है. अब एक यूनिक चीज जो सिर्फ आपको अनअकैडमी दे सकता है. क्यों? क्योंकि अनअकैडमी ही एक अनबीटेबल प्लेटफॉर्म है. दैट इज टू अटेंड एनी काइंड ऑफ कोर्स वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन. अगर एक बार आप प्लस स्टूडेंट बन जाते हैं, इन दैट केस आप इंडिया के टॉप 75 प्लस एजुकेटर से पढ़ सकते हैं. अनअकैडमी नहीं बोलेगा कि येस यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दीज 4 टीचर्स ओनली. नो, आप एक बार सब्सक्रिप्शन में आइए, किसी का भी कोई भी कोर्स अटेंड कर सकते हैं, है ना. नई बात है, और ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है. अब करना क्या होगा सब्सक्रिप्शन के लिए? सिंपली डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर. देन आएगा प्लस सेक्शन, प्लस पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन योर कोर्स, दैट इज नीट यूजी. नीट यूजी में आएगा गेट सब्सक्रिप्शन. गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे तरीके के कोर्सेज आ जाएंगे. 1 month, 3 month, 1 year, 2 year. तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स है? बच्चे, अगर तो आप किस क्लास में हैं, क्लास 11th में है, तो आपके लिए द बेस्ट काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू बी 2 year सब्सक्रिप्शन. देखो, क्योंकि 1 महीने में, 2 महीने में नीट की तैयारी नहीं होने वाली है. आपके पास अभी पूरे 2 साल पड़े हैं, तो एक डेडिकेटेड फॉर्म में आपको तैयारी की जरूरत है. देन 2 year सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर यू. अगर आप किस क्लास में आ चुके हैं, क्लास 12th में आ चुके हैं,
या फिर 12th कर चुके हैं और ईयर ड्रॉप का प्लान ले रहे हैं, देन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर बच्चे आप 2020 में अपीयर होने वाले हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं हमारे साथ, देन यू कैन टेक 3 मंथ 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, यू कैन गेट 10% ऑफ इफ यू विल यूज दिस कोड, दैट इज सीप लाइव। इस कोड को नहीं भूलना है। दिस इज दैट कोड विच कैन ऑफर यू 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल अमाउंट। और ये जो टोटल अमाउंट भी है ना, दैट ऑल्सो यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करते हैं, तो आप वो वाला ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो। Moving on to our actual topic, that is adaptive immunity। देखो, कल हमने इम्यूनिटी स्टार्ट कर लिया था। मैंने बताया था इम्यूनिटी क्या होता है, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, दैट इज द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, द बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम, उसको हमने क्या बोला था, इम्यूनिटी। हमने कल बात की थी इनबॉर्न इम्यूनिटी की, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, जिसको ये नहीं पता था कि सामने क्या है, वो हर एक फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट क्या जनरेट करती थी, सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। लेकिन अब हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज अडेप्टिव इम्यूनिटी। सो ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो हमें मिलती है जब एक्चुअल में एंटीजन आता है, जो कि कब आएगा, बर्थ के बाद आएगा। सो दिस इज दैट इम्यूनिटी दैट इंडिविजुअल विल एक्वायर आफ्टर बर्थ। इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चे, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनबॉर्न का मतलब होता है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, अक्वायर्ड का मतलब होता है जो बर्थ के बाद हम ले रहे हैं। बर्थ के बाद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बर्थ के बाद ही एक्चुअल में एंटीजन बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, बॉडी को अफेक्ट करने की कोशिश करता है, तब जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी है बच्चे, इट इज मीडिएटेड बाय टू थिंग्स, दो चीजें इन्वॉल्व रहेंगी। एक तो क्या रहेंगे, सेल्स इन्वॉल्व रहेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोल सकते हैं। दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व होगी इसमें, second thing which will get involved in this will be Y-shaped structure which are called as immunoglobulins, या फिर मैं इनको क्या बोल सकती हूँ, एंटीबॉडीज। तो ये दो चीजें मिलके, कुछ सेल्स प्लस ब्लड में घूमती हुई कुछ एंटीबॉडीज, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी फॉरेन सब्सटेंस हार्मलेस, बचाने की कोशिश करेंगी। एंड एक और चीज बच्चे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना, दैट इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो इन्नेट थी, इफ आई टॉक अबाउट द इम्यूनिटी जो जिसके बारे में हमने कल बात की थी, इन्नेट, इन्नेट बच्चे, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वर्टिब्रेट्स as well as invertebrates। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो क्या हम बोल सकते हैं, वर्टिब्रेट्स आर यूनिक टू हैव बोथ इन्नेट एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स में तो सिर्फ कौन सी हो जाएगी, इन्नेट, लेकिन वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें इन्नेट भी होगी, साथ ही में क्या होगी, वी वुड हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एज वेल। Now I told you that acquired immunity can generate response via two mechanisms। दो चीजों से ये एंटीजन पर अफेक्ट करेगी, उसको हमारे लिए हार्मलेस बनाएगी। कैसे, सबसे पहला जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, और यहाँ पर जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, दैट इज ब्लड। That means acquired immunity में something will flow in our blood जो हमें एंटीजन से बचाएगा। Now what is that something? These Y-shaped structure which are called as antibodies। ये एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमर ऑफ आवर बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड। तो मैंने ब्लड वेसल ड्रॉ करी, और ब्लड वेसल के अंदर हमें क्या मिलेंगी, एंटीबॉडीज। सो ये पहला तरीका है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एंटीजन को हार्म कराने का, कि आपके ब्लड में क्या मिलेंगी, एंटीबॉडीज, एंड दे विल ट्राई टू किल द एंटीजन। देन आता है बच्चा दूसरा टाइप का रिस्पॉन्स, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। दैट मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ सेल्स है
they will help in killing the antigen, they will help in making the antigen ineffective. कौन कौन से cells हिस्सा लेते हैं? We have B cells, B lymphocytes, we have various types of T cells, NK cells. ये सब क्या कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे? सेल मीडिएटेड। तो दोनों टाइप के रिस्पॉन्स पढ़ने वाले हैं हम। ह्यूमोरल भी पढ़ेंगे जिसमें ब्लड में फ्लो करने वाली, फ्लूइड में फ्लो करने वाली एंटीबॉडीज का रिस्पॉन्स देखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसमें कौन कौन से सेल्स हैं और वो कैसे एंटीजन को इनइफेक्टिव बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बारी नीट में आता है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे रिलेटेड है। तो ह्यूमर मतलब फ्लूइड, फ्लूइड में क्या पाई जाती हैं? एंटीबॉडीज। सो इट इज एक्चुअली एंटीबॉडी जनरेटेड रिस्पॉन्स। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी जनरेटेड रिस्पॉन्स। राइट बच्चों, क्लियर? अब बात करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, क्या इसको खास बनाती है, क्या इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज इट्स स्पेसिफिसिटी। दैट मीन्स ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीजन आए उस पर सेम रिस्पॉन्स जनरेट होगा, नो, इट विल बी हाईली स्पेसिफिक। हर एंटीजन के अगेंस्ट अलग तरीके का रिस्पॉन्स, दैट मीन्स द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी एंटीजन स्पेसिफिक। जैसे टाइप का एंटीजन आएगा उसी टाइप का रिस्पॉन्स है। अगर मैं ह्यूमोरल की एग्जांपल लूं, हम एंटीबॉडीज की एग्जांपल लें, हर टाइप के एंटीजन के लिए डिफरेंट टाइप का एंटीबॉडी आएगा, उससे बाइंड करेगा एंड इट विल जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीबॉडी हर एंटीजन के साथ जुड़ सकती है, नो, देयर आर सम स्पेसिफिक साइट्स ऑन द एंटीबॉडी विच कैन बाइंड टू स्पेसिफिक साइट ऑफ एंटीजन। आज करने वाले हैं हम एंटीजन की वो साइट्स, लेकिन एंटीबॉडी इज हाईली स्पेसिफिक टू दैट ऑफ एंटीजन। क्लियर? सो acquired immunity is highly specific unlike that of innate. innate क्या थी बच्चे? नॉन स्पेसिफिक थी, लेकिन यहाँ पर acquired बहुत ही तरीके से स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट अलग टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट होगा। देन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, आप देख ही सकते हैं एक स्क्रूटिनी चल रही है। एमएचसी प्रोटीन्स को देखकर हम बताते हैं जो मेम्ब्रेन्स पर मिलते हैं वेदर द सेल इज सेल्फ और नॉन सेल्फ। और हमने इम्यून रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट जनरेट करना है? वही सेल जो फॉरेन है, जो क्या है? नॉन सेल्फ है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इनॉर्मस डाइवर्सिटी। देखो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, वो सिर्फ एक तरीके के एंटीजन के प्रति रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती है, इट शोज डाइवर्सिटी। बहुत सारे तरीके की एंटीबॉडीज बनती है स्पेसिफिक टू वेरियस टाइप ऑफ एंटीजन। दैट मीन्स बहुत सारे एंटीजन्स विल गेट किल्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेराइटी है, डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज बनेंगी और डिफरेंट टाइप के एंटीजन को क्या करेंगी? किल करेंगी। एंड द बिगेस्ट most important property of acquired immunity is the memory cells that they generate. आपको मैंने कल भी बताया था कि जब हमें एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो यूजुअली वो दोबारा नहीं होता है। किस वजह से नहीं होता है? क्योंकि फर्स्ट इन्फेक्शन के दौरान जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था दैट वाज प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्ड करने के बाद कुछ मेमोरी सेल्स को बॉडी में छोड़ जाएगा। सम मेमोरी सेल्स विल रिमेन देयर एंड दे कैन स्टे इन योर बॉडी फॉर मेनी इयर्स। बहुत सालों तक ये मेमोरी सेल्स एज इट इज रहते हैं आपकी बॉडी में। और जब सेम एंटीजन दोबारा आता है तब जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ये मेमोरी सेल आएंगे, वो उसको पहचान लेंगे कि तुम पहले भी आए थे एंड द रिस्पॉन्स विल बी ऑफ ग्रेटर पावर। ज्यादा विगरस तरीके से रिस्पॉन्स होगा और वो एंटीजन वहीं पे किल हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेकेंड दोबारा से कोई एंटीजन आया था। सिम्टम्स आने से पहले ही मेमोरी सेल प्लस न्यू इम्यून सेल्स दे विल जनरेट अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स से बहुत ज्यादा
अमाउंट का, बहुत ज्यादा एक्टिविटी का होता है, बहुत ज्यादा विग्रस होता है और वो सेकंड इन्फेक्शन दोबारा नहीं होने देता है। सुना है ना आपने कि अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो जाए दोबारा नहीं हो सकता। ऑल्दो मैं इसको 100% ट्रू नहीं बोलूंगी, इट कैन हैपन अगेन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इम्यून पावर। बट जनरली अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपकी बॉडी में पहले से क्या प्रेजेंट होंगे, मेमोरी सेल, जो सेकेंड इन्फेक्शन को दोबारा नहीं होने देते हैं बाय द सेम एंटीजन। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेमोरी जनरेट करने की, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन दिस अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मेमोरी जनरेट नहीं कर सकती थी, सिर्फ अक्वायर्ड इम्यूनिटी कर सकती है। अब ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन फ्यू सेल्स। यही फ्यू सेल्स क्या बनाते हैं, इनमें से ही कुछ सेल्स क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज, जो कि कहाँ मिलेंगे हमें, बॉडी के ह्यूमर में, ब्लड में मिलेंगे। अब कौन कौन से सेल्स हैं, वी हैव टी सेल्स, T lymphocytes, we have B cell, B lymphocytes, and we have third type of cell which are called as antigen presenting cell। ये तीन सेल मिल के बच्चों कौन सी इम्यूनिटी जनरेट करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर मैं बात करूं बी सेल और टी सेल की बच्चे, दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड इन आवर बोन मैरो। उनका जो फॉर्मेशन है वो कहां पर होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन में होता है। हमारी बॉडी में वो ऑर्गन क्या है, बोन मैरो है। लेकिन इनका मैच्योरेशन, लेकिन इनका एक्टिवेशन, इट टेक्स प्लेस इन अदर टाइप ऑफ ऑर्गन्स, जिनको हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो ये जो सेल्स बनाना है ना इम्यून सिस्टम के लिए, जो सेल फॉर्मेशन है, सेल की मैच्योरेशन है एंड सेल की एक्टिवेशन है, इट हैपन्स इन दोज ऑर्गन्स व्हिच आर कॉल्ड एज लिम्फॉइड ऑर्गन। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। दो तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, वन आर कॉल्ड एज प्राइमरी, अदर वन आर कॉल्ड एज सेकेंडरी। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बच्चे वो ऑर्गन होता है जहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, जहां पर क्या हो रहा है, सेल मेच्योर हो रहे हैं। ये देखिए, सेल की फॉर्मेशन प्लस सेल की मेच्योरेशन, इट हैपन्स इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, राइट। लेकिन ये सेल एक्टिवेट कब होगा, कहां पर जाकर ये अपना एक्चुअल फंक्शन शो करेगा, दैट इज एक्टिवेशन। और एक्टिवेशन कहां पर होती है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। कंफ्यूज नहीं होना है इतने बड़े डायग्राम को देखकर। यहां से मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें पिक करूंगी कि जो फॉर्मेशन है बी और टी लिम्फोसाइट्स की कहां पर हो रही है, बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज थाइमस। लुक एट दिस, बोन मैरो, थाइमस, these are called as primary lymphoid organ, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन प्लस मैच्योरेशन हो रही है। लेकिन जहां पर एक्टिवेशन हो रही है उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड। एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी लिम्फ नोड, एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी स्प्लीन, एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी टॉन्सिल्स, एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी मॉल्ट। तो ये सारी चीजें कहां पर होती है, सेकेंडरी में। सेल को बनाना, सेल को फाइट करने के लिए एबल बनाना, दैट विल हैपन इन प्राइमरी। लेकिन जो फाइटिंग है, एक्चुअल फाइटिंग है, जहां पर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो कहां पर होगा, सेकेंडरी। सो लेट अस टेक दिस लिम्फॉइड ऑर्गन। सो ऑर्गन्स जहां पर the cells B and C cells, they are maturing, they are developing and they are increasing in the number। proliferation का मतलब होता है सेल डिवीजन से उनका नंबर इंक्रीज होना। उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम, लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। बॉडी में दो तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन्स पाए जाते हैं, one is called as primary, other one is called as secondary। if you will look into this diagram, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपको क्या क्या दिख रहा है, we have bone marrow, और क्या दिख रहा है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, we have thymus, राइट। सो ये दोनों क्या है, प्राइमरी, जहां पर फॉर्मेशन और मेच्योरेशन हो रही है। अब बात करते हैं जहां एक्चुअल फाइट हो रही है, जहां एक्टिवेशन हो रहा है, दोज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी। we have spleen, we have lymph nodes, we have tonsils, we have mold, we have Peyer's patches for all these activation। हर एक ऑर्गन को वन बाय वन लेते हैं। पहले बात करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। So it is that organ where immature lymphocytes they are generated। पहली चीज फॉर्मेशन हो रही है, immature lymphocytes these are generated and they become mature। mature का मतलब है बच्चे, जब भी वर्ड आ जाए maturation, maturation that means they will acquire antigen presenting receptors,
दे विल अक्वायर एंटीजन प्रेजेंटिंग रिसेप्टर, है ना। कैसे पता चलेगा कि किस सेल ने किस एंटीजन के साथ फाइट करनी है, तो ये जो उनकी स्पेसिफिसिटी है कि किस एंटीजन के साथ जाकर उस सेल ने फाइट करना है, दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। और ये मैच्योरेशन भी कहाँ पर होती है, ये मैच्योरेशन भी कहाँ पर होती है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में होती है। देखो अगर किसी लिम्फोसाइट को पता होगा कि मुझे इससे फाइट करना है, तभी तो वो एक एक्शन शो कर पाएगा। अगर उसे पता ही नहीं है कि मुझे लड़ना किससे है, देन हाउ विल दिस इम्यूनिटी बिकम स्पेसिफिक। हमने बोला अक्वायर्ड इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है, एक तरीके के एंटीजन के लिए हम अलग टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, लेकिन इन लिम्फोसाइट को बताना भी तो पड़ेगा कि यू हैव टू फाइट विद दिस टाइप ऑफ एंटीजन, तुम्हें ऐसा ऐसा काम करना है। दैट acquiring of antigen presenting receptor on their cell, that is called as maturation। and ये जो maturation की साइट है, यहाँ पर ये क्या बनते हैं, they become immunocompetent cells, they become immunocompetent, right, that is capable of mounting an immune response। जब तक उनको नहीं पता चलेगा कि what kind of antigen they are trying to face, तब तक वो कैसे immune response generate करेंगे। So here in primary lymphoid organs, they will become committed to antigen। Commitment हो जाएगी, उनमें antigen presenting receptors आ जाएंगे और इसके बाद ही वो एक immune response generate कर पाएंगे। जब तक ये मैच्योरेशन नहीं होगी, जब तक एंटीजन स्पेसिफिसिटी नहीं आएगी, तब तक वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो दिस वर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे, कि इम्यूनो कॉम्पिटेंस कहाँ पर मिल जाती है, कहाँ पर आ जाती है, प्राइमरी में ही आ जाती है, राइट, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस। they will become capable of generating an immune response only in primary। लेकिन वो जनरेट नहीं करते हैं, प्राइमरी के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, लेकिन वो उतने केपेबल हो जाएंगे कि कर सकते हैं। होगा कहाँ पर एक्चुअल में, सेकेंडरी में जाकर। तो प्राइमरी में मुझे पता चला मैच्योरेशन हो रही है, दे आर बिकमिंग इम्यूनोकॉम्पिटेंट। और प्राइमरी में एक और इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है कि अगर बाय चांस कोई ऐसा लिम्फोसाइट बन जाता है जो हमारी बॉडी के ही एंटीजेंस को अफेक्ट करने लग जाए। देखो मैंने बोला था कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन सेल्फ एंड सेल्फ। सेल्फ मतलब बॉडी के खुद के सेल्स, बॉडी के खुद के एंटीजन जिसके अगेंस्ट हमने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करना है। नॉन सेल्फ मतलब फॉरेन एंटीजन जिसके अगेंस्ट वी वांट द रिस्पॉन्स। लेकिन कई बारी कुछ सेल्स ऐसे मेच्योर हो जाते हैं which starts acting on our self antigen। अब उन सेल्स को तो क्या करना है, किल करना है, उनको एलिमिनेट करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बॉडी के खुद के सेल डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, ऑटो इम्यूनिटी में स्टार्ट हैपनिंग। तो ये भी जो काम है ना, दैट इज टू एलिमिनेट दोज लिम्फोसाइट जो हमारे सेल्फ एंटीजन को स्पॉइल कर सकते थे, उनसे रिएक्ट कर सकते थे, दैट विल ऑल्सो हैपन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है, the primary lymphoid organ where I have talked about bone marrow। किसकी बात कर रहे हैं हम, बोन मैरो की। सबसे पहले बोन मैरो में क्या हुआ, जेनरेशन, है ना, जनरेशन ऑफ बी सेल। देन इसमें क्या हुआ, यहीं पर बी सेल की क्या हो जाएगी, मैच्योरेशन and the negative selection, pay attention to this word, negative selection will also happen in bone marrow। negative selection मतलब selecting those lymphocytes which may affect our self antigen, उनका जो सिलेक्शन है, उनका जो एलिमिनेशन है, वो भी कहाँ पर हो जाएगा, प्राइमरी में हो जाएगा। जब हमने ऐसे लिम्फोसाइट को एलिमिनेट कर दिया जो हमें खुद को नुकसान पहुंचा सकते थे, तो बच गए कौन से, जो नॉन सेल्फ को नुकसान पहुंचाएंगे। नाउ दे विल माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसको हम पेरिफेरल भी बोल सकते हैं, और वहां जाकर उनकी क्या होगी, एक्टिवेशन होगी। समझ आया प्राइमरी क्या होता है, जहां पर फॉर्मेशन, जहां पर मैच्योरेशन एंड जहां पर नेगेटिव सिलेक्शन हो रही है। ये तीनों पॉइंट मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ, क्या क्या चीजें हो रहा है, जहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ lymphocyte, जहां पर देयर इज मैच्योरेशन, एंटीजन प्रेजेंटिंग रिसेप्टर्स आ रहे हैं, एंड जहां पर देयर इज नेगेटिव सिलेक्शन, दैट मीन्स वो लिम्फोसाइट को रिमूव करना जो हमारे खुद के एंटीजेंस को
रिएक्ट कर सकते थे, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, उनकी एलिमिनेशन करना विल हैपन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बॉडी में कौन कौन से हैं? क्या सारे एनिमल्स में एक तरीके के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं? अगर मैं बात करूं बिफोर बर्थ, इफ वी टॉक अबाउट बिफोर बर्थ, देन योक सैक इज वन ऑर्गन जहां पर हमारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, वन ऑर्गन। फिर जब योक सैक के बाद अगला नंबर किसका आता है? फीटल लिवर का। लिवर में भी क्या हो रहे हैं? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स। एंड इन सम अदर एनिमल्स, अदर वर्टिब्रेट्स, एग्जाम्पल बर्ड्स, बर्ड्स की क्लोएका के साथ वन ऑर्गन इज एसोसिएटेड विच इज कॉल्ड एज बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। वहां पर भी यही काम हो रहा है, फॉर्मेशन, मैच्योरेशन ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स। तो ये भी क्या बन जाएगा? एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट मैमल की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, वी हैव गॉट bone marrow as well as we have got thymus। अब आपको इस डायग्राम में दो इंपॉर्टेंट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दिख रहे हैं। वन इज बच्चे बोन मैरो विच इज द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ योर बोन which is present in the lumen central part of your bone, and the other one is that organ जो आपकी thoracic cavity में यहाँ हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है which is called as thymus। सारे बोन मैरो, थाइमस, बर्सा ऑफ फेब्रिशियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है बच्चे दैट ऑर्गन विच इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इन एडल्ट्स, हम में है। सो बोन मैरो किस चीज की जगह है? इट इज द साइट ऑफ बी सेल ओरिजिन। यहाँ पर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स दे विल differentiate to form B cells and the development, यहाँ पर B cell बनेंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी एंड यहीं पर क्या होगा? वो B सेल को हम एलिमिनेट कर देंगे जो किसको नुकसान पहुंचा सकते थे? हमारे सेल्फ एंटीजेंस को नुकसान पहुंचा सकते थे। जिस सिलेक्शन को मैंने क्या बोला था? नेगेटिव सिलेक्शन। एंड दिस सिलेक्शन विल आल्सो हैपन इन बोन मैरो दैट विल एलिमिनेट द बी सेल विद सेल्फ रिएक्टिंग एंटीबॉडी रिसेप्टर, राइट। ऐसे बी सेल जो हमारे ही एंटीजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको यहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ओके, बट बी सेल सब में डेवलपमेंट का काम नहीं करता। हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है बी सेल बनाने का। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बर्ड्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। बर्ड्स में बर्सा ऑफ फेब्रिशियस है, इसीलिए वहां से लिम्फोसाइट्स को कौन सा नाम मिला? बी लिम्फोसाइट। जो टर्म आई है ना बी लिम्फोसाइट्स, दैट हैज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम बर्सा ऑफ फेब्रिशियस ऑफ बर्ड्स। लेकिन हमारे में बर्सा ऑफ फेब्रिशियस तो नहीं है, हमारे में वही काम कहाँ पर हो रहा है? बोन मैरो। तो हम ले सकते हैं कि इन केस ऑफ एडल्ट ह्यूमंस, ये जो बी लिम्फोसाइट है, दिस बी टर्म हैज कम फ्रॉम बोन मैरो, राइट। Now coming to other lymphoid organs in some other animals, example birds का बहुत important से याद रखना है that वहां पर जो lymphoid tissue है associated with the cloaca, है ना, associated with the cloaca, that is bursa of fabricius। Look at this diagram, ये देखिए cloaca के साथ बहुत closely associated है which is called as bursa of fabricius, and in case of birds this is the lymphoid organ, राइट। प्राइमरी साइट ऑफ बी सेल मैच्योरेशन हमारे में नहीं है बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, याद रखेंगे। हमारे में बी सेल मैच्योरेशन कहां पर हो रही है? बी सेल फॉर्मेशन कहां पर हो रही है? इट इज हैपनिंग इन बोन मैरो। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज इन अस कॉल्ड एज थाइमस। देखो, थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है। थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर टी सेल की मैच्योरेशन हो रही है। ये टी सेल बहुत इंटरेस्टिंग सेल्स है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि बच्चे इनकी जो फॉर्मेशन है वो कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? बोन मैरो में ही हुई थी। लेकिन गेटिंग दोज एंटीजेनिक रिसेप्टर्स वो बोन मैरो में नहीं हुआ। इनकी जो मैच्योरेशन है, मेच्योर होने के लिए ये ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग वाया ब्लड, दे आर ट्रैवलिंग वाया लिम्फ एंड दे आर रीचिंग थाइमस, दे आर रीचिंग आवर दैट ऑर्गन जो हमारे थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है। और मैच्योरेशन कहाँ पर होती है? थाइमस में। सिंस टी सेल की मैच्योरेशन कहाँ पर हो रही है? थाइमस में, इसीलिए तो इनका नाम क्या है? टी सेल।
देखो जो बी सेल और टी सेल है, बी का नाम बी इसीलिए है, वैसे तो ओरिजिन इज थ्रू बर्सा फेब्रिशियस, लेकिन अगर मैं उसको ह्यूमंस में लेके चलूं तो बी सेल बी इसीलिए है क्योंकि वो बन भी वहां पर रहा है बोन मैरो में, मेच्योर भी कहां पर हो रहा है, बोन मैरो में। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स की मेचुरेशन बोन मैरो में नहीं हो रही है, वो कहां पर हो रही है, थाइमस में हो रही है। सो थाइमस, इट इज दैट organ which is bilobed and it is situated above heart in your thoracic cavity. अगर किसी में से थाइमस इनफंक्शनल हो जाए और इफ वी इंटेंशनली रिमूव थाइमस फ्रॉम एनी एनिमल, देन बच्चे उसमें हमने क्या देखा, देयर वाज ड्रास्टिक डिक्रीज इन द टी सेल लीनिएज, टी सेल की लीनिएज, टी सेल बहुत कम दिखेंगे और वहां पर क्या कम हो जाएगी, द इम्यूनिटी विच इज सेल मीडिएटेड। आपको मैंने दो तरीके की इम्यूनिटी बताई थी, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल वाज डिपेंडेंट अपॉन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है। सेल मीडिएटेड नाम पे ही है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सेल्स। अगर सेल्स ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली दिस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विल बी अफेक्टेड। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था माइस पर, जिसका थाइमस क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। जब हमने थाइमस रिमूव करा तो हमने देखा कि उस माइस के अंदर देयर आर वेरी लेस टी सेल्स एंड द इम्यूनिटी दैट इज अफेक्टेड इज दैट जो सेल मीडिएटेड थी, और वो सेल्स कौन से थे, आपके टी सेल्स थे। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विल बी अफेक्टेड इफ द थाइमस ऑफ अ पर्सन विल बिकम नॉन फंक्शनल ऑफ और इफ इट इज रिमूव्ड इंटेंशनली। अभी जो थाइमस है ना, दैट इज दैट टाइप ऑफ ग्लैंड जो धीरे धीरे क्या शो करता है, एट्रोफी शो करता है। एट्रोफी का मतलब होता है डीजेनरेशन शो करता है। थाइमस रीचेस इट्स मैक्सिमम साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये देखिए ग्राफ में आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी। प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट्स। ड्यूरिंग जनरली इट इज द एज बिटवीन 10 to 13 ईयर्स, है ना। मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरी करता है, बट अगर मैं एवरेज लेके बात करूं दैट इट इज 10 to 13 ईयर्स। तो ये जो प्यूबर्टी का टाइम है, दिस इज दैट टाइम व्हेन थाइमस हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज, सबसे बड़ा इसी टाइम पर होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे एज आगे जाती है, थाइमस का साइज क्या होता जाता है, कम हो जाता है एंड द फंक्शन विल ऑल्सो डिक्लाइन। देखो जैसे जैसे एज होती है, आपने सुना है कि जो ओल्ड पीपल है उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। किस वजह से इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाले ऑर्गन है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने वाला ऑर्गन है, थाइमस है, उसका साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, one of the important question for NEET examination कि थाइमस अपना मैक्सिमम साइज कब किस एज में पहुंचता है, दैट इज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के बाद उसका साइज कम होना स्टार्ट हो जाता है एंड बाय द पर्सन रीचेस 60-70 years it becomes very small, it has undergone atrophy, degeneration, और एज के साथ साथ थाइमस का फंक्शन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। तो ये जो थाइमस है और ये जो बोन मैरो है, ये दोनों क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये देखिए बच्चे, टी सेल के बारे में अब बात हो रही है। सो टी सेल दे विल डेवलप इन बोन मैरो, एज आई टोल्ड यू, इनका फॉर्मेशन कहाँ है, बोन मैरो में। लेकिन मैच्योरेशन के लिए वो कहाँ पर माइग्रेट हो जाएंगे, दे विल मूव टू थाइमस। इतना क्लियर रहेगा। सिंस ये मेच्योर थाइमस में हो रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, टी सेल। प्लस ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन है कि कहीं टी सेल ऐसे मेच्योर तो नहीं हुए कि वो सेल्फ एंटीजन को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाए, एलिमिनेट करने लग जाए, तो उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे टी सेल को एलिमिनेट करना पड़ेगा जो बॉडी के सेल्फ सेल को खराब कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। वो सिलेक्शन भी कहां पर होती है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, एंड इन दिस केस इट इज थाइमस। फिर एक्शन के लिए, अपना काम करने के लिए, एंटीजन को किल करने के लिए, दे विल मूव टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिनको हम और क्या बोलते हैं, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप, दैट इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखो मैच्योरेशन हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुकी है, अब टाइम आता है एक्चुअल फाइट का। सो इट इज दैट ऑर्गन बच्चे वेयर दे विल अंडरगो
activation, where they will undergo further more proliferation, और ज्यादा इनका नंबर इंक्रीज होगा, एंड दे विल अंडरगो डिफरेंशिएशन। कैसे पहुंचेंगे ये सेकेंडरी तक? दे विल माइग्रेट वाया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे विल माइग्रेट वाया लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो हमारे पास बॉडी में दो मेजर फ्लूइड्स हैं, वन इज द रेड वन विच इज कॉल्ड एज ब्लड, अदर वन इज द कलरलेस विच इज कॉल्ड एज लिम्फ। अब जब हमारे बी सेल रेडी हो चुके हैं, टी सेल रेडी हो चुके हैं, तब उनको एंटीजन तक भी तो पहुंचाना है, और एंटीजन कहां पर सिचुएटेड है? जहां पर हमारी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। तो जो एक्चुअल फाइट है वो कहां पर होनी है? लिम्फोइड ऑर्गन्स में होनी है। लिम्फोइड ऑर्गन से ही उनको हम इन्फेक्टेड एरिया में लेकर जाएंगे। तो ट्रैवल कैसे करेंगे? हाउ बी सेल विल रीच lymphoid organ, how T cell will reach those lymphoid organ? They will reach via the fluids which is called as blood as well as the lymph. And secondary is the site of lymphocyte activation. ये जो मैच्योरेशन टर्म है, एक्टिवेशन टर्म है, सिलेक्शन टर्म है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है, इन्हीं टर्म्स में से क्वेश्चन बन के आएगा। अब बॉडी में बहुत सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, multiple, more than two. We have spleen, we have lymph nodes, we have tonsils, vermiform appendix, Pierce patches in your intestine, MALT, that is mucosa associated lymphoid tissue. ये सारी जगह बॉडी में वहां पर है जहां पर ये हमारे लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं, जहां पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आते हैं और उनको इन्फेक्शन वाली साइट तक लेकर जाते हैं। ठीक है, सो सेकेंडरी वो एरिया हो जाएगा जो बच्चे एंटीजन को कैप्चर कर रहा है और जहां पर लिम्फोसाइट क्या हो रहे हैं? एक्टिवेटेड। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एंड इंटरैक्शन। जब लिम्फोसाइट को पता चलेगा कि मुझे इस एंटीजन से फाइट करना है, देन दे विल एक्टिवेट इन दैट मैनर। सो इंटरैक्शन के बाद ही क्या होती है? एक्टिवेशन, है ना। देन दीज एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट दे विल अंडरगो क्लोनल प्रोलिफरेशन, वो अपना नंबर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे और रिस्पॉन्स जनरेट करने की तैयारी करेंगे। देखो अगर तो रिस्पॉन्स जनरेट करने में हमें एंटीबॉडीज जनरेट करनी है, तो फटाफट से बी सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लाज्मा में, और प्लाज्मा सेल आगे क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो एक्चुअल एक्टिवेशन कि उन्होंने काम क्या करना है वो तब पता चलेगा कि किस टाइप का एंटीजन है। अब एंटीजन उनको कहाँ मिलेगा? दे विल मीट एंटीजन इन दिस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। रियल? चलिए वन बाय वन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज लिम्फ नोड्स। सो लिम्फ नोड्स एक्चुअल में क्या होते हैं? दीज आर पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हमने लास्ट ईयर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किया था तो वहां पे हमने एक लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम भी करा था जिसमें लिम्फ कैपिलरीज होती है ना, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स, लिम्फ वेसल होंगी, लिम्फ नोड्स होंगे, एक फ्लूइड होगा जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। लेकिन बच्चों ये जो लिम्फ नोड्स है ना उस पूरे सिस्टम में, these are those structure जहां पर एक्टिवेशन होती है, and these are the first organized lymphoid structure to encounter the antigen. देखो लिम्फ नोड्स कहां पर मिलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा फ्लूइड रन कर रहा है? लिम्फ। और लिम्फ में अगर कोई क्या प्रेजेंट हुआ? एंटीजन, तो उस एंटीजन को प्रेजेंट कर देंगे, उस एंटीजन के साथ एक्चुअल फाइट शुरू हो जाएगी इन दीज लिम्फ नोड्स, राइट। सो जो लिम्फ बॉर्न एंटीजन है ना, जो हमारे लिम्फ में एंटीजन होते हैं, उनकी जो ट्रैपिंग है दैट विल हैपन इन lymph nodes. So these are bean shaped structure, पहली चीज। Then these are packed with lymphocytes, macrophages, dendritic cells, और ये मिलते कहाँ पर है? These are clustered at the lymphatic vessel. ये हमने लास्ट ईयर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में करा था। Now if you will see the section of लिम्फ नोड, देन यू विल सी दो रीजन्स है, एक तो कॉर्टेक्स रीजन है बाहर वाला, अंदर वाले रीजन को क्या बोला है? पैराकॉर्टेक्स। अब पैराकॉर्टेक्स में यूजुअली कौन से सेल रहते हैं? टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स लिख रही हूँ। और जो कॉर्टेक्स रीजन है दैट इज द रीजन जहां पर कौन से सेल रहते हैं? बी सेल्स रहते हैं। अगर तो लिम्फ में कोई एंटीजन ट्रैप हो गया, इन दैट केस बच्चे ये टी सेल उठकर कहां पर जाएंगे? पैराकॉर्टेक्स रीजन से कहां पर जाएंगे? कॉर्टेक्स रीजन में जाएंगे, एंड देन दे विल हेल्प दीज बी सेल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। बहुत इजी सा स्टेप है।
देखो बी सेल ने एक्चुअल में क्या बनानी है, एंटीबॉडीज बनानी है, अकेले नहीं बना सकते, उनको टी सेल की हेल्प चाहिए। तो जब कोई एंटीजन ट्रैप हो जाता है, जब इनकी एक्टिवेशन हो जाती है, तो पैराकॉर्टेक्स से उठकर टी सेल विल मूव टू द कॉर्टिकल रीजन जहां पर बी सेल है। वहां पर दे विल इंटरैक्ट विद दोज बी सेल एंड दे विल डिक्टेट कि बी सेल को अब क्या बनानी शुरू कर देनी चाहिए, एंटीबॉडी जनरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। So this is the first type of lymphoid organ, secondary lymphoid organ called as lymph node. अब एक और भी lymphoid organ है, that is called as spleen. ये भी कैसा organ है, secondary. This is also secondary lymphoid organs. Now लिम्फ नोड्स कहां से बच्चे एंटीजन को ट्रैप कर रहे थे, लोकल टिश्यूज में से, क्योंकि जो लिम्फ बना था वो लिम्फ कहां से बना था, फ्रॉम, लिम्फ कहां से बना था, lymph was formed from interstitial fluid, याद है ना, interstitial fluid। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसके बीच में प्रेजेंट होता था, टिश्यू स्पेसेस में। अब टिश्यू स्पेसेस में जो एंटीजन होगा दैट विल बिकम पार्ट ऑफ लिम्फ, और वही लिम्फ किस में जा रहा है, लिम्फ नोड में, और वहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में एक्शन हो रहा है। अब स्प्लीन में बच्चे टिश्यू बेस्ड एंटीजन ट्रैप नहीं हो रहे हैं, स्प्लीन इज स्पेशलाइज्ड फॉर फिल्टरिंग ब्लड बॉर्न एंटीजन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिम्फ बन ही कहाँ से रहा था, टिश्यू फ्लूइड से बन रहा था, तो जो टिश्यू फ्लूइड में आपके एंटीजन होंगे वो लिम्फ नोड में ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन स्प्लीन में ब्लड बॉर्न एंटीजन वुड गेट trapped. That is why it will respond to systemic infection. Systemic what is related to blood-borne infection. ब्लड में जो एंटीजेंस हैं दे विल गेट ट्रैप्ड इन स्प्लीन। अब स्प्लीन आपने पहले भी सुना हुआ है, इट इज नॉट न्यू टू यू, इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच इज सिचुएटेड नियर योर स्टमक, स्टमक के पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। स्प्लीन को आपने एक और नाम से भी आप जानते हो, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एक्चुअल में बच्चे स्प्लीन में दो हिस्से होते हैं जिनको हम पल्प का नाम देते हैं, व्हाइट पल्प एज वेल एज रेड पल्प। और जो रेड पल्प है ना, द रेड पल्प, that red pulp is actually the site of RBCs, जबकि जो दूसरा वाला पल्प है जिसको हम बोल सकते हैं व्हाइट पल्प, व्हाइट पल्प इज दैट साइट जहां पर हमें कौन से सेल्स मिलते हैं, टी सेल्स मिलते हैं, राइट। सो दो इंपॉर्टेंट चीजें पता चली कि स्प्लीन कौन से एंटीजन्स पर एक्ट करता है, ब्लड बॉर्न एंटीजन। फिर ये जो ब्लड बॉर्न एंटीजन है और लिम्फोसाइट्स हैं वो कहां से चले जाएंगे, दे आर कैरिड इनटू द स्प्लीन वाया द स्प्लीनिक आर्टरी। ये देख रहे हैं हम डायग्राम में, कैन यू सी द स्प्लीनिक आर्टरी, दिस वन। So this is that splenic artery through which the antigen as well as the lymphocyte they will enter inside the spleen. अंदर जाने के बाद बच्चे जो एंटीजन है वो कौन से एरिया में चले जाएंगे, लिम्फोसाइट कौन से एरिया में चले जाएंगे, व्हाइट पल्प में, और वहां पर जाकर इनका क्या होगा, एक्टिवेशन एंड एक्चुअल फाइट। तो ये हो गया दूसरे टाइप का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और वैसा लिम्फॉइड टिश्यू which covers more than 50% of the lymphoid tissue is covered by MALT. MALT की क्या फुल फॉर्म है, म्यूकोजा एसोसिएटेड lymphoid tissue। म्यूकोजा वर्ड, mucus lining is present in the three major tracts of our body। कौन कौन सी ट्रैक्ट्स है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पर भी म्यूकस है, एंड यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। इन तीनों सिस्टम की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां पर जो लिम्फॉइड टिश्यू पाया जाता है उसे हम बोलेंगे मॉल्ट। अब ये तीनों जो सिस्टम्स की लाइनिंग है दैट कवर्स ह्यूज सरफेस एरिया, कितना, which is even more than the surface area of a basketball court। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बास्केटबॉल खेला भी होगा, you know the size of the basketball court। अगर उस साइज को हम इक्विवेलेंट मान लें उसी सरफेस एरिया की जो हमारी तीनों इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स के म्यूकोसा लाइनिंग में प्रेजेंट है, दैट इज हाउ बिग दिस lymphoid tissue is। तभी इसको बोला गया है कि it covers more than 50%, क्योंकि बच्चे ये जो तीनों ट्रैक्ट्स है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द लाइनिंग ऑफ योर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, वो तीनों मिलके 400 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया कवर करती है, एंड दैट इज द मेजर साइट दैट ऑफर्स द मेजर साइट फॉर एंट्री ऑफ द पैथोजन।
है ना। जो भी आपका फूड बेस्ड एंटीजन जा रहा है, फूड बेस्ड कंटामिनेटेड फूड के साथ, है ना, कंटामिनेटेड वाटर के साथ, तो उसको भी कहाँ से ब्लॉकेज मिल सकता है? फ्रॉम दिस मॉल्ट। देन द एयर दैट यू आर इनहेलिंग, उसको भी कहाँ से ब्लॉकेज मिल सकता है? अगेन फ्रॉम दिस मॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट है। देन एनी काइंड ऑफ एंटीजन एंटरिंग थ्रू योर वैजिनल रीजन, राइट, और एंटरिंग थ्रू योर यूरेथ्रा, उसको भी क्या फेस करना पड़ेगा? द सेम म्यूकस लाइनिंग। ठीक है। अब इस लाइनिंग में बच्चे क्या मिलता है हमें? क्या क्या मॉल्ट में एसोसिएटेड है? दिस मॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टॉन्सिल्स, इसका पार्ट रहेंगे, अपेंडिक्स, एज वेल एज पियर्स पैचेस ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, दैट इज ऑफ पियर्स पैचेस। आपको पता है हमारी जो गट है उसकी हिस्टोलॉजी में देखें तो सबसे बाहर हमें क्या मिलती है? सिरोसा। सबसे अंदर क्या मिलती है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा से जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सब म्यूकोसा। And in this submucosa you will see there are lots of primary follicles, और ये follicles किसकी है? उन्हीं B और T cells के follicles present है। So submucosa is actually the site जहां पर बच्चे ये आपके lymphocyte के follicles present हैं, और ये intestine में जहां पर ये इनका aggregate है, that is called as Peyer's patches। Question mostly example में से आता है कि मॉल्ट का एग्जाम्पल बताइए, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एंड द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी बच्चे योर पियर्स पैचेस, टॉन्सिल्स। यहाँ पर याद है वॉल्डियर्स रिंग होती थी, ट्यूबल्स टॉन्सिल होते थे, पैलेटाइन टॉन्सिल होते थे, वो भी क्या है? एक तरीके के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। देन योर अपेंडिक्स, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एसोसिएटेड विद मॉल्ट। एक और टाइप का भी लिम्फोइड टिश्यू है, there is one more type, that is cutaneous associated cutaneous associated lymphoid tissue, that is CALT, and this is associated with your epithelium। cutaneous मतलब skin की बाहर वाली लेयर मतलब epithelium, so this is associated with your outermost epithelium। तो याद रहेगा सबको। दो टाइप के lymphoid organs करें, प्राइमरी जहां पर फॉर्मेशन हो रही थी, मैच्योरेशन हो रही थी, लेकिन वहां पर उनका एक्टिवेशन नहीं हो रहा था, वहां पर वो सेल सिर्फ क्या बन रहे थे? इम्यूनो कॉम्पिटेंट बन रहे थे, केपेबल बन रहे थे। बट एक्चुअल जो इंटरैक्शन है एंटीजन से, वो कहां पर होता है? सेकेंडरी में। सेकेंडरी में हमने बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट मॉल्ट जैसे आपके सामने है, वी टॉक्ड अबाउट स्प्लीन, वी टॉक्ड अबाउट लिम्फ नोड्स, जहां पर एक्चुअल इंटरैक्शन एंड द एक्टिवेशन ऑफ दोज लिम्फोसाइट्स इज हैपनिंग। प्राइमरी का एग्जांपल कौन थे? आपके बोन मैरो एज वेल एज थाइमस। सेकेंडरी का एग्जांपल कौन रहेंगे? सेकेंडरी में वी विल इंक्लूड मॉल्ट जो 50% से ज्यादा कवर करता है, वी विल इंक्लूड स्प्लीन, वी विल इंक्लूड लिम्फ नोड्स। अब बात करते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्टार्ट कैसे होती है, हाउ इट स्टार्ट्स जनरेटिंग रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है तो बाहर से कोई ना कोई सब्सटेंस आया होगा, और जो सब्सटेंस बाहर से आता है विच इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, उसको हमने क्या नाम दिया था कल? एंटीजन। So any substance, it could be either the full organism, it could be either the full cell or some part of cell that can elicit B cell and T cell response। देखो B cell एक्टिवेट होंगे तो कौन सी इम्यूनिटी जनरेट करेंगे? ह्यूमोरल। T cell एक्टिवेट होंगे तो कौन सी इम्यूनिटी जनरेट करेंगे? कौन सी वाली जनरेट करेंगे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। So antigen is any substance that can elicit B cell or T cell response. It could either be a simple protein, it could be a polysaccharide, it could be a nucleic acid as well, right? So जब बच्चे T cell receptor और जो antibodies B cell ने बनाई हैं, जब they will bind to the antigen, then that will initiate adaptive immune response। क्या मतलब है? बाहर से कौन आए? बाहर से कौन आए? एंटीजन आए, राइट। जब ये एंटीजन किसके साथ जुड़ेगा? या फिर तो किसके साथ जुड़ेगा? टी सेल के साथ। या फिर ये एंटीजन किसके साथ जुड़ जाएगा? उन एंटीबॉडीज के साथ जो कि किसके द्वारा बनाई गई हैं? बी सेल के साथ। when there will be such kind of interaction of these two things, तब हम मान लेंगे कि क्या जनरेट हो चुका है? अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है।
याद रहेगा सबको। सो दिस इज वेयर इनिशिएशन हैपनिंग। तो अब एंटीजन को तो आना पड़ेगा और उस एंटीजन के अगेंस्ट ही हमारी बॉडी क्या जनरेट करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स। बट क्या जो पूरा ऑर्गेनिज्म आता है, जो पूरा बैक्टीरिया आता है, पूरा का पूरा वायरस अंदर एंट्री ले रहा है, क्या वो पूरा सेल एंटीजेनिक है, क्या वो पूरा ऑर्गेनिज्म एंटीजेनिक है, या फिर उस कुछ सेल के ऊपर कुछ देयर आर सम एरियाज विच आर एक्चुअली एंटीजेनिक। सो उनके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज योर एपिटोप्स बच्चे। एपिटोप्स क्या है? दीज आर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। क्या है ये? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। मतलब ये उस एंटीजन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। देखो यूजुअली जो कंप्लीट सेल है, कंप्लीट एंटीजन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर बॉडी यूजुअली, समटाइम्स इट इज, बट यूजुअली पूरा पूरा सेल के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते। जबकि उस सेल के ऊपर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको क्या बोलते हैं, एपिटोप्स, या फिर क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, जिनको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, जिनको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। देखिए मान लीजिए ये क्या है, कोई एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। पूरे के पूरे एंटीजन के साथ फाइट नहीं होगी, पूरा का पूरा एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। देयर विल बी सम स्पेसिफिक साइट्स प्रेजेंट ऑन दिस एंटीजन। इन स्पेसिफिक साइट्स को हम क्या बोलते हैं? एपिटोप्स। और इन्हीं एपिटोप्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा, इन्हीं एपिटोप्स के साथ हमारी एंटीबॉडीज ज्वाइन करेंगी। अब ये एपिटोप कुछ भी हो सकता है केमिकली अगर देखें। इट कुड आइदर बी अ लाइपोप्रोटीन, it could either be a simple protein, it could be another conjugated protein like glycoprotein, न्यूक्लियोप्रोटीन हो सकता है, और एक शुगर की लंबी चेन भी हो सकता है। आप इस वीडियो में ध्यान से देख पा रहे होंगे कि एक बैक्टीरिया का सेल है, पूरे के पूरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा है। बैक्टीरिया के ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं जिनके साथ जाकर एंटीबॉडीज जुड़ रही हैं, दिख रही है वाई शेप, क्या है? एंटीबॉडीज। एंड दे आर जॉइनिंग विद सम on some specific sites of that bacteria. इन स्पेसिफिक साइट्स को हम क्या बोलते हैं? एपिटोप्स बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, राइट। सो दीज आर पार्ट ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल टू विच योर एंटीबॉडी जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में जनरेट हो रही है, दे विल अटैच। पार्ट ऑफ एंटीजन टू विच देयर विल बी अटैचमेंट ऑफ एंटीबॉडी। ये देखिए एक एंटीजन के ऊपर एक से ज्यादा एपिटोप भी हो सकते हैं, और हर एपिटोप एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी बाइंड कर रही है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बहुत ही डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एंटीबॉडीज बनती हैं which joins with a specific type of epitope, राइट। ये देखिए आपको कलर से उन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप्स आर देयर, एंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप्स डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडी विल ज्वाइन। सबके साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर ज्वाइनिंग नहीं है, ज्वाइनिंग सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर है। उन स्पेसिफिक एरियाज को बोलना है एपिटोप, और हर एपिटोप के लिए a separate type of antibody will be present. अब बच्चे सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट बिग इनफ कि वो एक एंटीजन की तरह एक्ट कर पाए। जितने भी मॉलिक्यूल बाहर से अंदर एंट्री लेते हैं वो जरूरी नहीं है कि इतने बड़े हों कि वो अकेले इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे भी होते हैं। दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स दे हैव टू बी कंबाइंड विद अनदर कैरियर प्रोटीन ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए। समझो इसको। देखो बाहर से एंटीजन आया, अगर तो वो एंटीजन एक बड़ा एंटीजन है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अगर तो वो एंटीजन क्या है, एक बड़ा एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट खुद से क्या जनरेट हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स वुड बी जनरेटेड ऑन इट्स ओन उसके अगेंस्ट। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई स्मॉल एंटीजन आया है, सम स्मॉल एंटीजन हैज एंटर्ड, तो वो अकेला इम्यूनोजेनिक नहीं हो सकता, अकेला इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर सकता। उसको किसके साथ जुड़ना पड़ेगा, एक बड़े प्रोटीन के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जब वो इस प्रोटीन के साथ जुड़ेगा जिसको मैंने क्या नाम दिया है, कैरियर, तब ये क्या जनरेट कर सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जो छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो अकेले इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकते, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, these small molecules, these are called as haptons। क्या बोलेंगे, haptons। so these are small molecules which when combined with carrier, जब वो एक बड़े कैरियर मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे तभी वो क्या कर सकते हैं,
एंटीबॉडीज को जनरेट कर सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं। अब ये हैप्टन्स यूजुअली कहाँ मिलते हैं, कौन होते हैं हैप्टन्स? सो जितने भी मोस्टली हमें एलर्जीज होती हैं, समटाइम्स एलर्जीज हैपन ड्यू टू पॉलर ग्रेन्स, sometimes they happen due to some substances present in egg, or they may happen to some substances present in seafood. तो वो चीजें क्या है जो एलर्जिक है, वो क्या है, हैप्टन्स है। मोस्ट ऑफ द एलर्जीज, सबकी बात नहीं हो रही, मोस्ट ऑफ द एलर्जीज। सो हैप्टन को बच्चे जुड़ना पड़ेगा किसी ना किसी कैरियर के साथ, तभी वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएगा। इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है। वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। नाउ दिस नेम इज नॉट न्यू टू यू। कार्ल लैंडस्टीनर कहाँ पढ़ा था? इन ब्लड ग्रुपिंग, है ना, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग थी वो भी किसने दी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसी ने इस पर काम किया था कि जब उसने एक एनिमल में सिर्फ हैप्टन डाले, सिर्फ हैप्टन, कोई कैरियर नहीं, जब उसको इंजेक्ट किया तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनी। दैट मीन्स ओनली हैप्टन्स, दे कैन नॉट जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स, दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक मतलब जो रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए। वो एक बाहर का सब्सटेंस तो है, दे आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। लेकिन जब हैप्टन को किसके साथ हमने ज्वाइन करा? एक बड़े प्रोटीन के साथ, कैरियर के साथ ज्वाइन करा, तब क्या बने? नाउ दे हैव बिकम इम्यूनोजेनिक। देखो, जब इस एनिमल के अंदर हैप्टन प्लस कैरियर इंजेक्ट किया गया, तब उसने क्या बनानी शुरू कर दी? एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी, राइट? अकेला हैप्टन एंटीबॉडीज नहीं जनरेट कर पाएगा, हैप्टन को किसी ना किसी कैरियर के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हैप्टन क्या जनरेट कर पाएगा? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएगा। सिंपल सा तरीका है। सो अगर इम्यूनोजेनिक हैप्टन बनना चाहता है तो उसको एक कॉन्जुगेट बनाना पड़ेगा, दैट इज हैप्टन कैरियर कॉन्जुगेट। सो ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो अलोन इनसफिशिएंट है, बट अगर वो कैरियर के साथ जुड़ जाएं तो दे कैन जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स, दोज आर कॉल्ड एज हैप्टन्स। तो आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के बारे में बात की। वी टॉक्ड अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, द स्पेसिफिक इम्यूनिटी, द अडेप्टिव इम्यूनिटी, उसमें जो सेल्स इन्वॉल्व है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, वो सेल्स किन ऑर्गन्स में मैच्योर हो रहे हैं, कहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। मैच्योरेशन कहाँ पर हो रही थी? प्राइमरी में, बोन मैरो एंड थाइमस। एक्टिवेशन कहाँ पर हो रही थी? सेकेंडरी में। वी हैव lymph nodes, we have spleen, we have Pierce patches, we have MALT, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। फिर हमने बात करा कि एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है, कब ये इनिशिएट होगा। इनिशिएशन विल हैपन जब एंटीबॉडी किसके साथ इंटीग्रेट करेगी? एंटीजन के साथ। या फिर इम्यून सेल्स किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे? एंटीजन के साथ। अब फिर ये एंटीजन कौन है? एंटीजन हर वो मॉलिक्यूल है, हर वो प्रोटीन है जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। अब क्या पूरा का पूरा सेल एंटीजेनिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यूजुअली उस सेल के ऊपर देयर आर सम स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या बोलते हैं? एपिटोप्स बोलते हैं। दोज आर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, मतलब वो एक्चुअल साइट्स हैं एंटीजन के ऊपर जिसके साथ एंटीबॉडी जुड़ेगी। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दीज ब्यूटीफुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनको हम बोलते हैं हैप्टन, जो अकेले इम्यूनोजेनिक नहीं है, उनको इम्यूनोजेनिक होने के लिए कैरियर के साथ जुड़ना पड़ेगा। आज आपने कितने अमेजिंग सेशंस लगाए, है ना बच्चों? प्लस स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं। आज हमारा चैनल रात के 12 बजे तक एक्टिव रहेगा। स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल आप देख सकते हैं। एंड वी हैव न्यू एडिशन टू आवर नीट अनअकैडमी नीट फैमिली, दैट इज दीपक वशिष्ठ सर, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे मंडे टू वेंसडे क्लास 12th के लिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास 11th के लिए। और आपको इवनिंग का स्केड्यूल पता चल चुका है, दैट मंडे ट्यूसडे वेंसडे इन द इवनिंग वी कम फॉर क्लास 11th, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बच्चे हम आते हैं क्लास 12th के लिए। टेलीग्राम ऐप में जाइए, हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना, tinyurl.com/unacademychat। चैनल ज्वाइन करोगे तो हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। एंड देन द लाइब्रेरी दैट वी हैव, जिसमें आपको सारी पुरानी वीडियोस पीडीएफ्स मिल सकते हैं। so, करना क्या होगा? सिंपली गो टू tinyurl.com/neetmobile। देन बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, जिसमें क्या होती है बच्चे? देयर आर लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरैक्ट विद योर एजुकेटर, लाइव पोल्स जनरेट होते हैं, सारे क्वेश्चंस पोल की फॉर्म में पूछे जाते हैं, और फिर लास्ट में एक लीडर बोर्ड आता है जो आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। अरे भाई, हमें पता तो होना चाहिए कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में जा रही है या फिर नहीं जा रही है।
देन वी हैव अ टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस ऑल्सो, जो इंडिया के टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स देते हैं, तो वहां पर आपको अपनी पोजीशन पता चलेगी। जो एनालाइजर है हमारा, वो क्या करेगा, दैट विल टेल यू अबाउट योर वीक एरियाज, अबाउट योर स्ट्रेंथ, किस क्वेश्चन में, किस टॉपिक में आप यूजुअली गलत करते हैं। देन देयर आर सम सेपरेट क्लासेस डेडिकेटेड टू ओनली डाउट्स। आप अपने डाउट्स की फोटो खींचते हैं, यू पुट दिस इनटू द डाउट क्लास एंड वहीं पर टीचर लाइव फॉर्मेट में आपका डाउट क्लियर करते हैं। अब इस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द बैच। यही फायदा है सब्सक्रिप्शन का कि एक कोर्स लेने के बाद, एक बड़ी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ऐसी फ्रीडम आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। करना क्या होगा, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, प्लस सेक्शन में जाइए, आएगा नीट यूजी, नीट यूजी में जाइए गेट सब्सक्रिप्शन। अब बहुत सारे तरीके के सब्सक्रिप्शन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, लेट मी हेल्प यू। बच्चे अगर तो आप क्लास 11th में हैं, देन द बेस्ट कोर्स फॉर यू इज 2 ईयर कोर्स। अगर आप किस में है, 12th में आ चुके हैं, या फिर आप ईयर ड्रॉप प्लान कर रहे हैं, देन द कोर्स फॉर यू इज 1 ईयर कोर्स। एंड अगर बच्चे आप हमारे साथ क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, देन 6 मंथ और 3 मंथ कोर्स इज अप्रोप्रिएट फॉर यू। जो भी आप कोर्स लेंगे, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड, दैट इज सीप लाइव। अगर आप ये कोड यूज करेंगे ना, तो you will get 10% ऑफ ऑन दिस टोटल अमाउंट, 10% ऑफ ऑन दिस टोटल अमाउंट। एंड आज के सेशन में कुछ नया सीखा, मजा आ रहा है, देन डू लाइक दिस सेशन। साथ ही में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड द मोटो ऑफ अन अकेडमी इज टू लेट्स क्रैक इट, नॉट जस्ट इन नीट, इन ऑल द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। वी हैव अन अकेडमी जेई इंजीनियरिंग के लिए, यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड। एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए, एनएसओ की प्रिपरेशन के लिए अन अकेडमी 9-10, एंड देन फॉर 11-12 बोर्ड्स वी हैव अ सेपरेट चैनल। प्लस बच्चों, जब भी सब्सक्रिप्शन लो, कोड जरूर यूज कर लेना, यू विल गेट 10% ऑफ। कोड सिंपल सा है, दैट इज सीप लाइव। I will see you tomorrow in my another amazing session. Till then बच्चों, बाकी के सेशंस एंजॉय करो। आज रात 12 बजे तक वी आर गोइंग टू बी लाइव, तो सब बच्चे कॉपी पेन लेकर नई नई इंटरेस्टिंग चीजें इस चैनल पर जरूर से जरूर देखें। एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, सी यू सून, थैंक यू।